नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में और उनके ऐतिहासिक कार्यकाल को हम समझेंगे सीधे भारतीय संविधान के नजरिए से। यह सिर्फ एक पद की कहानी नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक सिद्धांतों की एक जीती जागती मिसाल है। जी हाँ, और यही बात हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेसिस है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना सिर्फ एक संवैधानिक नियुक्ति नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरा है। ये प्रतीक है जनजातीय अधिकारों का, महिला सशक्तिकरण का और खुद हमारे संविधान की आत्मा का। तो आइए समझते हैं कि यह सब कैसे जुड़ा हुआ है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले उनके ऐतिहासिक पद के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि संवैधानिक खाका क्या कहता है, राष्ट्रपति के अधिकार क्या हैं, उनके पद का प्रतिनिधित्व के लिहाज से क्या मतलब है और आखिर में इस पूरे प्रतीक का सार क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक पल की, वो लम्हा जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंची और भारतीय राजनीति में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। उनके पद की पहचान दो मुख्य बातों से होती है। एक, वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और दूसरी, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। और ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये सामाजिक समावेशन की दिशा में आप कह सकते हैं एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। लेकिन सवाल ये है कि इस पद की इतनी गरिमा और शक्ति ये आती कहां से है। तो इसका जवाब मिलता है हमें हमारे संविधान के उन आर्टिकल्स में जो राष्ट्रपति के पद की नींव रखते हैं। सब कुछ शुरू होता है यहीं से, आर्टिकल 52 से। ये बहुत ही सिंपल तरीके से कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस यही एक लाइन देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद की स्थापना कर देती है। इसके ठीक बाद आता है आर्टिकल 53, जो कहता है कि संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में होगी। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार जो भी काम करती है, जो भी फैसला लेती है, वो सब फॉर्मली राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। अच्छा, तो राष्ट्रपति को चुनता कौन है, ये बताता है आर्टिकल 54। इसके मुताबिक चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है, जिसमें कौन कौन होता है, संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और ये पद कितने समय के लिए होता है, तो आर्टिकल 56 इसे 5 साल के लिए तय करता है। इसीलिए राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यकाल 2022 से 2027 तक का है। और हाँ, इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक मजबूत सेफ्टी नेट भी है। वो है आर्टिकल 61, जो महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बताता है। मतलब, अगर कभी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें पद से हटाने का ये एक बहुत ही असाधारण संवैधानिक तरीका है। तब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति के पास आखिर कौन कौन सी संवैधानिक शक्तियां होती हैं। चलिए जरा उनके टूल किट पर एक नजर डालते हैं। यहां पर ना राष्ट्रपति की दोहरी भूमिका को समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ आर्टिकल 74 और 75 के तहत वो एग्जीक्यूटिव के साथ काम करते हैं, मतलब मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना और प्रधानमंत्री को नियुक्त करना। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 85 और 87 उन्हें लेजिस्लेटिव पावर देते हैं, जैसे संसद का सत्र बुलाना और उसे संबोधित करना। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। अच्छा, कोई बिल कानून कैसे बनता है? प्रोसेस काफी सीधा है। पहले बिल संसद के दोनों सदनों से पास होता है, फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और आर्टिकल 111 के तहत जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो बस वही आखिरी मोहर होती है जो एक बिल को एक्ट यानी कानून बना देती है। लेकिन सोचिए, तब क्या हो जब संसद का सेशन चल ही न रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए। यहीं पर काम आता है आर्टिकल 123। ये राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर देता है ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की, जो एक टेम्पररी कानून की तरह ही काम करता है। जुडिशरी के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति का रोल बहुत बड़ा है। आर्टिकल 72 उन्हें क्षमादान यानी पार्डन की शक्ति देता है, और वहीं आर्टिकल 124 और 217 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, जिससे हमारी न्यायपालिका की नींव मजबूत होती। अब हम आते हैं इस डिस्कशन के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा पहलू जो राष्ट्रपति मुर्मू की पृष्ठभूमि की वजह से और भी ज्यादा खास हो जाता है। ये है संविधान में न्याय और प्रतिनिधित्व का वादा। तो सवाल ये उठता है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति होने का संवैधानिक महत्व आखिर है क्या? इसका जवाब हमें सीधे संविधान के उन प्रोविजंस में मिलता है जो हाशिए पर खड़े समुदायों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 244 से।
ये आर्टिकल जो हमारे शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज हैं, उनके लिए खास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करता है। ऐसा क्यों? ताकि उनकी संस्कृति और उनके अधिकारों को बचाया जा सके। और यही आर्टिकल 244 हमें संविधान के दो बहुत महत्वपूर्ण शेड्यूल 5वीं और 6ठी अनुसूची तक ले जाता है। अब इन दोनों में एक फर्क है। 5वीं अनुसूची का फोकस देश के बाकी हिस्सों में जो जनजातीय जमीनें हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन पर है, जबकि 6ठी अनुसूची खास तौर पर हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी इलाकों को सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन का अधिकार देती है। उनका राष्ट्रपति बनना संविधान के उन मूल सिद्धांतों को भी एक तरह से जिंदा कर देता है जो समानता की गारंटी देते हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 14, 15 और 17 की। ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे समाज का वादा है जहां हर कोई बराबर हो, और उनका पद इस वादे को और मजबूत करता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसका सार क्या निकलता है उसे एक साथ देखते हैं। अगर हम एक नज़र में देखें तो राष्ट्रपति पद की स्थापना से लेकर उनके चुनाव और कार्यकाल तक, मंत्रिपरिषद के साथ उनके रिश्ते से लेकर उनकी विधायी और न्यायिक शक्तियों तक, और खास तौर पर जनजातीय अधिकारों और समानता के प्रावधानों तक, हर एक शक्ति, हर एक कर्तव्य की जड़ सीधी हमारे संविधान में है। और यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आखिर में हम फिर से अपनी उसी सेंट्रल आइडिया पे वापस आते हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद सिर्फ एक संवैधानिक पोस्ट नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है हमारे संवैधानिक मूल्यों का। ये सम्मान है उन जनजातीय अधिकारों का जिनका दशकों से इंतजार था। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल है महिला सशक्तिकरण की। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी का सफर, उनकी अपनी पृष्ठभूमि, उनके संवैधानिक पद को किस तरह एक नई दिशा और एक गहरा मतलब दे सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।